हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 को हिंदी बुक पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 हम पढ़ा चुके थे आपको। जिसमें कविता थी लहरों का गीत। बहुत प्यारा सा कविता था जिसमें एक छोटी बच्ची अपनी माँ को लहरों के बारे में बताती है और उसे क्या क्या सीखने को मिलता है, लहर हमको क्या क्या सिखलाती है, उसके बारे में वो डिस्कस करती है। ठीक है ना। अब हम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें अभ्यास कार्य होगा। ठीक ना। अभ्यास कार्य में आपको मौखिक प्रश्न है जो आप खुद से करिएगा। ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसको हम समझाने जा रहे हैं। सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाओ। ठीक। भर भर उमंग सदा हृदय में पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें है दिल में जोश भरकर। कवि किसके गाने की बात कर रहा है? तो लहरों के गाने की। लहर ही गाना गा गा करके बता रही है। तो लहरों की जीवन भर बहाना सीखा है, जीवन भर बहना सीखा है। पंक्ति का अर्थ क्या है? निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती रहना। जिस उद्देश्य को हमको लेके चले हैं उस पर हमेशा कायम रहना, अडिग रहना और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा लगातार आगे बढ़ते रहना। अब है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में क्या है? निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लहरें कैसे स्वरों में गीत सुना रही है? लहरें मधुर स्वरों में गीत सुना रही है। बालिका ने लहरें को क्या करते देखा? बालिका ने लहरें को उमंग से भरकर उछलते हुए देखा। लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही है? लहरें चंद्रमा को अपने जल के झूले पर धीरे धीरे झुलाती है। कहने का मतलब ऐसे पानी का लहर चल रहा है, ऊपर चंद्रमा है, तो चंद्रमा की परछाई क्या पानी पे पड़ेगी, तो पानी जब ऐसे ऐसे होगी तो चंद्रमा की परछाई भी कैसे कैसे हिलेगी। तो वही कह रहा है कि लहरें चंद्रमा के साथ कैसे खेल रही है। तो लहरें चंद्रमा को अपने जल के झूले पर धीरे धीरे झुलाती है। लहरें हंस हंस कर क्या कहती है? लहरें हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ने को कहती है। जीवन में बिना रुके आगे बढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें सफलता पानी है तो लहरों की तरह हमें भी जीवन में बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छी सबक इन्होंने दिया कि अगर हमें कुछ बनना है तो अब उसी रास्ते पे बनने के लिए पहले तो हमको रास्ता डिसाइड करना कि किस रास्ते हमको आगे बढ़ना। उसी रास्ते पर हमको निरंतर चलना है। बाधा बहुत आएगी, रुकावट बहुत होगा, लेकिन हमको रुकना नहीं है। हर रुकावट को पार करके वो रास्ता नहीं छोड़ना, तभी तो हम सफलता पे पहुंचेंगे। ठीक है। भाषा और व्याकरण। चलिए इसके बारे में वर्ण विच्छेद, तो इसको हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे म, धू, र, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहले म पे आगे, तो म पे आने के लिए हम लिखते हैं म और लास्ट में क्या होता है? अ। ठीक है। प्लस ध पे आइए, तो ध को कैसे लिखते हैं? धू, मतलब आधा ध और प्लस छोटी ऊ। ठीक है। प्लस र, मतलब आधा र और अ। क्या हो गया? मधुर। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। वर्णों के मिलने से शब्द बना और विच्छेद मतलब अलग अलग करना। तो इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं उसको विच्छेद करिए, अलग अलग करिए। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है उमंग। अब उमंग को हम बोलेंगे तो ये तो अपने ही ऊ है, ऊ में कुछ नहीं है ना। और फिर अब इस पे आ जाइए, तो आधा म अंग है तो इसको लिखेंगे आधा म और न। ठीक है। और उसके बाद ग है तो इसको लिखेंगे ग, आधा ग प्लस अ। इसको आधा हलंत डाल दिए तो ये आधा हो गया। ठीक है। अब आ जाइए
तीसरा ससी। ससी में क्या करना है हमको, तो पहले स देखिए, तलव्य श कैसे लिखा हुआ है, आधा तलव्य श, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधा तलव्य श, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हलंत डाल रहे हैं तो हलंत डाल लीजिए, प्लस अ, प्लस फिर आधा तलव्य श प्लस छोटी ई। कोई दिक्कत? उसी तरह झुलाती है, तो झुलाती कैसे लिखाएगा, झूलाती। अब ये कैसे लिखेंगे, आधा झ पर छोटी ऊ प्लस आधा ल प्लस आ फिर आधा त प्लस बड़ी ई, है ना, झुलाती। उसी तरह खिलौना, हंसना, ठीक है। तो आपको इतना बता दिए, बाकी तो हम करके दे रहे हैं, आप खुद से ट्रायल करिए बनाने का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा व्याकरण में थोड़ा ध्यान देने वाली चीज पे आते हैं कि दूसरा वाला में लिखा हुआ अल्प विराम के बारे में बताया, विराम चिन्ह के बारे में बताया हुआ, तो हम लिख दिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो लिखते समय भाव और विचारों की आप लोग को कभी डिक्टेशन लिखाया जाता है, पैराग्राफ लिखाया जाता तो देखते हैं कॉमा दिया रहता है, फुल स्टॉप दिया रहता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद रहता है, प्लस आश्चर्यजनक वाला लाइन रहता है, तो विस्मयादि बोधक उसको बोलते हैं। तो उसके बारे में हम उसको वो सारे चिन्ह को विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो लिखते समय भाव और विचारों की अभिव्यक्ति को, स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब भाव विचार जो हम बोल नहीं सकते, हमको लिख के किसी को समझाना, उस चीज को हम जिस चिन्ह के द्वारा प्रयोग करते हैं उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। स्पष्ट करके भाषा की गति, प्रवाह और विराम को व्यक्त करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग हम लोग करते हैं या प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये विराम चिन्ह कितने होते हैं, अभी आपको 4 पढ़ना। पहले अल्प विराम, कॉमा, वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम 2 एग्जाम्पल भी दिए, हमें छल, धोखा और झूठ से बचना चाहिए। तो छल, धोखा और झूठ, तो छल और धोखा के बीच में क्या होगा, कॉमा होगा, ठीक है ना। हमारे घर में भाई बहन, दादा और दादी है, तो भाई और बहन में क्या होगा, कॉमा होगा, भाई बहन और दादा के बीच में कॉमा होगा, और दादी, उसके बाद क्या होगा, और लग के हो जाएगा। उसी तरह पूर्ण विराम, एक सेंटेंस मीन्स एक वाक्य जहाँ पूरा होता है तो पूर्ण विराम लगता है, वाक्य को पूरा होने पर पूर्ण विराम लगता है उसका भी। जैसे गाय एक जानवर है या गुलाब है तो पूर्ण विराम लगा। अब प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तुम क्या खा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। क्या क्या क्या, मतलब हम पूछ रहे हैं। उसके बाद है विस्मयादि बोधक चिन्ह, वो आश्चर्य, ये इसका कहाँ पे है, हर्ष, बहुत खुशी, शोक, बहुत दुख। शोक मीन्स कोई मर गया या किसी के लिए शोक व्यक्त करना, घृणा का भावना हो, विस्मय आश्चर्य की भावना हो, संबोधन आदि, किसी को संबोधन, अरे सुनो, अरे सुनो, ठीक है, आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। 2 एग्जाम्पल, अरे तुम आ गए, अरे वहां पे आश्चर्य लगा दी। बेचारा हार गया, कोई खेल रहे हो तो कोई तुम्हारे पार्टी का हार गया, बेचारा हार गया इसलिए उदास है ना, तो बेचारा के बाद क्या लगाएंगे, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें कह रहा है कि 5 को दिया हुआ है, उसमें विराम चिन्ह का यूज, जहाँ उचित जगहों पर विराम चिन्ह का लगाइए। माँ ये लहरें भी गाती है, तो आपके बुक के कविता से तो माँ के बाद विराम चिन्ह, ये लहरें भी गाती है क्योंकि माँ ये लहरें भी गाती है, माँ के बाद आश्चर्य करना था, ठीक है। लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। लहरें क्या कहना चाहती है, क्वेश्चन मार्क, क्या
निराला दिनकर बच्चन आदि श्रेष्ठ कवि है। निराला अलग कवि है, दिनकर अलग है, बच्चन अलग है। तो निराला कौमा दिनकर और बच्चन, ठीक है। वाह, मजा आ गया। यहाँ पे वाह, वाह के जगह पे हमको विराम चिन्ह, वो आपको क्या था, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और लास्ट में पूर्ण विराम। उसके बाद निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा का विशेषण बनाइए। विशेषण से भाववाचक बनता, आपको भाववाचक दिया, विशेषण बनाना। जैसे सरल होता तो सरलता, मीठा तो मिठास, यहाँ सरलता दिया हुआ तो सरल, मिठास तो मीठा से बना हुआ है, कुशलता कुशल से बना हुआ, अच्छाई अच्छा से बना, उत्सुकता उत्सुक से बना हुआ है, मुक्ति मुक्त से बना हुआ है। इस तरह से आपका चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोगों को कितना दूर तक पढ़ना है वो थोड़ा हम डिसाइड कर लें। आपको 6 एक्सरसाइज तक पढ़ना है, अभी तो 4 ही चल रहा है, लेकिन हम 6 एक्सरसाइज के बाद आप लोग का धीरे धीरे टेस्ट लेना शुरू करेंगे। इसलिए जितना हम देते जा रहे हैं उसका कॉपी बनाते ही चले जाइए, ठीक है ना। और इसमें होमवर्क रहेगा कि आपका कॉपी बनाना है और क्या करना है, याद करना है, उस बुक को अच्छा से पढ़ना। यह कविता है, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि कविता का एटलीस्ट 12 लाइन तो जरूर याद करिए, है ना। शब्दार्थ याद करिए, कॉपी बनाइए, और कॉपी को बनाते समय बोल बोल के लिखिए, तो आपको आधा क्वेश्चन आंसर तो वहीं पे याद है, ठीक है ना। इसलिए हम टोटल को हमने तो ऐसे डायरेक्ट फोटो दे देते, पर एक वीडियो के जरिए आप लोग को समझा देते हैं कि वो क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे बन रहा है, कैसे ये सब हो रहा है, ताकि आप लोग को ये बिल्कुल भी एहसास ना हो कि हम क्लासरूम में नहीं हैं। आपको ऐसा एहसास हो कि हम क्लासरूम में टीचर के सामने पढ़ रहे हैं, और आपको जो भी दिखती आ रही है टीचर आपको समझा रही है। अब आपका काम है, कोरोना फैला हुआ है, बाहर निकलना मुश्किल है, घर में पढ़ते रहे, ठीक है, भगवान का गुण गाते रहे। ओके, बाय।